बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी। यस बच्चा लोग, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के आगे के लेक्चर, जिसके अंदर आप सीखोगे बाबा बर्नौली के इक्वेशंस का एप्लीकेशन। यस, बट यू नो दैट बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, बट यू ऑल नो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास आई ऑलवेज लव टू रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट समथिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ फिजिक्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए कि क्या मुझे पहले वाले टॉपिक अच्छे से आते हैं। अगर आते हैं अच्छे से, अगर मुझे उसकी चीज़ें याद हैं, फॉर्मूले याद हैं, कंसेप्ट्स याद हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर नहीं तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड टैप योर मोबाइल स्क्रीन और टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर यू विल सी देयर इज अ छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई एंड देन यू विल सी दैट लॉट्स ऑफ कंटेंट एंड अमेजिंग कंटेंट्स आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल। एंड सो फार इफ you have not subscribed the channel, then please hit that subscribe button and don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video from SSP for your upcoming हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट आपको पता है कि मैं कभी भी स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फिर से बोलता हूँ कि बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास आई ऑलवेज बिलीव टू रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट समथिंग न्यू, है ना। तो चलिए एक बार रिकॉल मारते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या सीखा। प्रीवियसली बच्चा हम लोग बात कर रहे थे बर्नौली के इक्वेशंस की। बर्नौली के इक्वेशन के साथ साथ हमने एक और इक्वेशन सीखा था जिसे हमने कहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर बताया आपको कि दैट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी। व्हेन यू इंक्रीज द वेलोसिटी, area will decrease, or when you decrease the velocity, area will increase. This was the concept of all about equation of continuity. And I was also talking about कि अगर आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो गार्डन में जाकर के पौधों को पानी देते हैं, तो कभी आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि पाइप का अगर वो जो ओपनिंग होता है, अगर उसे वो प्रेस करते हैं तो पानी की जो बहार होती है, पानी की जो धार होती है, नॉट बहार, बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। वैसा ही कुछ है। फिर इन सबका जो मिक्सचर है, जहाँ पर प्रेशर आ जाता है, जहाँ पर हाइट आ जाती है, जहाँ पर वेलोसिटी आ जाता है, इन सभी का जो मिक्सचर होता है बच्चा, वो होता है हमारा बर्नौली का इक्वेशन। बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई, और यू कैन से रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट देयर वॉज वन कंडीशन when the pipe are horizontal pipes are when the pipe is horizontal and when the pipe is horizontal and cross section, तो उसके लिए जो आपकी वेलोसिटी है वो सेम हो जाती है, हाइट सेम हो जाता है। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि बर्नौली के इक्वेशंस को यूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें ना मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसे भी जरूर वॉच करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि की पॉइंट्स आज की क्लास का क्या है। चलिए बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, एंड जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो ताकि बाबा एसएसपी को अच्छा लगे और आनंद की अनुभूति हो, लगे भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये चल रहा है बच्चा लोग हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, और बच्चा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। आज की क्लास का की पॉइंट होने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये की पॉइंट है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, एक एक करके हम समझते जाते हैं। बर्नौली के इक्वेशन का एप्लीकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली के इक्वेशन का एप्लीकेशन लिख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन का लिख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या था हमारे लिए? बर्नौली इक्वेशन सो ये है हमारा वो मेन इक्वेशन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। या आप हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी वाई वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी वाई टू। ये है हमारा क्लियर कट मस्त सुंदर सा प्यारा सा इक्वेशन ऑफ बर्नौली। चलो बच्चा आगे बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन और बेस्ट एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस बर्नौली का माना जाता है जब जहाज जो होती है, एरोप्लेन होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है यार कि इतनी भारी भरकम एरोप्लेन, इतने सारे पर्सन्स को लेकर के, इतने सारे लोगों को लेकर के कैसे वो हवा में लटकी रहती है, गिरती ही नहीं है यार। कोई तो ताकत होगा जो इतने सारे लोगों को हवा में उड़ा ले जाता है। यार रामायण में सुना था पुष्पक विमान, ये तो आजकल एरोप्लेन हो गए। खैर
मुझे इमेजिनेशन में बड़ा मज़ा आता है और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ आप इमेजिन करा करिए, क्योंकि जब आप इमेजिन करेंगे ना तो आप विज्ञान की तरफ, साइंस की तरफ भागेंगे, फिर आपको रट्टाफिकेशन की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप एक्सीलेंस का पीछा करोगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चा लोग, एक बार अगर आप एक्सीलेंस का पीछा करने लगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल बनाने से रोक सके। आपके पास में खुद ही कामयाबी चल करके आएगी, बशर्ते आपको एक्सीलेंस का पीछा करना पड़ेगा। और एक्सीलेंस यही है जहाँ पर आप इमेजिनेशन कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने ये कहा कि जो एरोप्लेन होता है वो एरोप्लेन, ये हम बात करते हैं, ठीक है। कल बड़ा मस्त डायग्राम बन गया था, भगवान करे आज भी बन जाए। ये देखिए, ये बात, अरे गजब, हाँ ये हमारा एरोप्लेन हो गया, वाह शानदार एरोप्लेन। अब ये किस तरह से हवा में रहता है, जाहिर सी बात है साइड में 2 विंग्स लगे हुए हैं, साइड में जो 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 प्रोपेलर फैन होता है, जो साइड में फैन होता है वो रोटेट होता रहता है। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा हादसा हुआ है तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, वो रोटेट होता रहता है। तो एक कॉमन थ्योरी ये समझ में आती है कि कोई मशीन चल रही है, बड़ी तेज़ी से चल रही है, हवा को काट रही है, हवा को पीछे धकेल रही है, तो उसको ना ड्रैग मिल रहा है, एक तरह से थ्रस्ट मिल रहा है आगे की तरफ जाने के लिए। एक कॉमन थ्योरी ये कहती है, जैसे बच्चा अगर एक फ़ैन है वो हवा को ऐसे खींचे और हवा को पीछे भेजे तो जो फ़ैन है वो हवा पे फोर्स लगा रही है, ट्राई टू फील। उसी तरह से हवा भी फ़ैन पे फोर्स लगाएगी तो वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। जितना फास्ट वो रोटेट होगा उतनी तेज़ी से वो जो है आगे बढ़ेगा एरोप्लेन, और उसी के सहारे ये हो जाता है। ये कॉमन थ्योरी, बट असलियत में बर्नौली का इक्वेशन जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है। कैसे? आप अगर बहुत ध्यान से सोचना, कभी विंडो की सीट मिल जाए तो ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। या आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे भी आसानी से या यूट्यूब पे भी आसानी से सर्च मारेंगे कि विंग्स ऑफ एरोप्लेन, तो उसका शेप जो है ना, इसको एरोफॉइल बोलते हैं। ये जो विंग्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये टेल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू चेंज द डायरेक्शन। बट मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इसलिए खून में ही है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है मुझे। तो अब देखिए ये जो विंग्स है ना, मैं इसका शेप बनाता हूँ, इसको एरोफॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वो इस तरह का होता है। अगर आप उसको साइड से देखेंगे, हालांकि वो बहुत लंबा सा रहेगा, बट जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, इस तरह की होती है। ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, वो कहानी आपको अभी समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये एरोप्लेन इस तरफ मूव कर रहा है तो उसके विंग्स भी ऐसे जा रहे हैं, ड्रर, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है बच्चा, ये ऐसे चल रहा है बच्चा, ड्रर। तो सारी की सारी जो हवाएं हैं ना, अगर ये ऐसे चल रहा है तो हवा भी इसको ऐसे काट रही है, मतलब हवा भी जो है ऐसे चल रही है। इन द सेंस जब ये ऐसे चल रहा है यार, तो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे चल रहा है? ये देखिए, यहाँ से मैं इधर से बोल रहा था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये ऐसे चल रहा है तो जो हवा यहाँ पर है वो तो ऐसे जाएगी, हवा पीछे जाएगी। ऐसे आगे जा रहा है तो आप ऐसे चल के देखिए तो हवा कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका जो अपर सरफेस है वहाँ पर एयर फ्लो ऐसे कर रहा है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए ये एयर फ्लो कर रहा है ऐसा, ठीक है। वहीं अगर मैं नीचे वाले पोर्शन पे बात करूँ, नीचे वाले को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एरोप्लेन का जो नीचे वाला विंग्स का जो ये लोअर सरफेस है, उसमें एयर जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। बच्चा एक बात समझो, काली वाली जो हवा है ये वाली, और ये जो रेड वाली है, क्या दोनों की रफ्तार एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम हो सकता है? What I'm asking is that the speed of the wind which is passing through the surface, upper surface of this aerofoil structure, or you can say the wings of this aeroplane, and the speed which is passing through the bottom surface of the wings of the aeroplane are the same. क्या स्पीड नीचे के सरफेस पे और ऊपर के सरफेस पे सेम है? नहीं। किसी भी एक टाइम पे आप सोचो, से फॉर एग्जाम्पल टी,
if I have to find the raftar, that means the speed of this air which is passing through the upper surface, then I have to use the equation speed is equal to distance by time. Clearly from the diagram बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल, you can observe कि लाल वाली ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कंपैरिजन टू काली वाली. क्या काली वाली का डिस्टेंस कम है? क्या लाल वाली का डिस्टेंस ज्यादा है? ओ हो, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी कम है. ओके सर, आनंद की अनुभूति हो गई सर वेलोसिटी का चक्कर है सर. अब सोच, जब एरोप्लेन कल भी प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था, एरोप्लेन ऐसे नहीं उड़ेगी, एरोप्लेन ऐसे ही उड़ेगी. तो उसका ये वाला जो विंग्स है ना, और बच्चा ये वाला जो विंग्स है, अरे एरोप्लेन ऐसे उड़ी जाती है यार. कैसे जाती है एरोप्लेन? ऐसे जाता, हाँ ऐसे ही तो जाती है यार, ऐसे उड़ जाते हैं. हाँ, सब मर जाएंगे भाई साहब, प्राण परलोक सिधार जाएंगे सब लोग. तो अगर एरोप्लेन ऐसे चल रही है तो ये वाली जो विंग्स है और ये वाली जो विंग्स है, ऐसे चल रही है ना, तो ये विंग्स और ये विंग्स ग्राउंड से सेम हाइट पर है. हाँ, इसकी थिकनेस इतनी कंपैरिजन में इस हाइट की बहुत कम है, इसलिए हम इसको इमेजिन नहीं करेंगे, ये हाइट को नहीं करेंगे. बट अगर ये ग्राउंड है तो ये हाइट पे जितना ये है उतना ही हम इसको भी मान लेंगे. ठीक है, हाइट भी सेम हो गई. मतलब क्या बोला मैंने, जैसे कि ये ग्राउंड है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये रेफरेंस, तो यहाँ से ये वाला जो लोअर सरफेस है और ये वाला जो अपर सरफेस है, क्योंकि ये कंपैरिजन तो कुछ mm होगा या कुछ सेंटीमीटर होगा यार, बट ये तो बहुत ज़्यादा होगा ना ज़मीन से हाइट, तो इनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं. हाँ, तो हमारे लिए हाइट एक जैसी हो गई. अच्छा, तो इसको V1 मानो, इसको V2 मानो, या आपका H1 मानो, या आपका H2 मानो. अब दूसरी बात समझे, ये बात भी अपने को सर समझ में आ गई. अब जरा यहां पर बर्नौली का इक्वेशन लगाइए. P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी Y1, यहाँ पे V1 यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2. क्या Y1 एंड Y2 आर द डिस्टेंस? यस, कैंसल आउट. Now I have the result P1 minus P2 is equal to rho by 2 and V2 square minus में V1 का square. और I can write this equation as P plus half rho V square is equal to constant. देखो दोनों को जरूरत पड़ेगा, ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि हाइट सेम था, कांस्टेंट था, दोनों तरफ कट गया, तो फिर ये हमारा रिजल्ट है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब सोचो बच्चा कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो कि जिससे ये कांस्टेंट रहे, क्योंकि बर्नौली के इक्वेशन में टर्म्स तो कांस्टेंट होंगे भाई. अगर हम कहते हैं कि K प्लस यू इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ये कांस्टेंट अगर होना है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, या पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगी. उसी तरह से यहां सोच के बताइए, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर घटना चाहिए तभी कांस्टेंट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं है. या दूसरे शब्दों में कहूं, वेलोसिटी घट रही है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए तभी ये कांस्टेंट होगा. अरे गजब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाल वाली की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर मस्ट बी लो, एंड बॉटम वाले की वेलोसिटी लो है तो प्रेशर मस्ट बी हाई. ओ हो, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर कम होता है. तो क्या दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट सम फोर्स, जिसको हम लिफ्ट फोर्स बोलते हैं, और वो किसके बराबर होगा तो वो भी समझिए. कैन आई राइट दिस P1 माइनस P2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू F इंटू A, देन इट इज रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर, देन बच्चा F इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में एरिया. दिस फोर्स इज नथिंग बट दैट इज द ड्रैग फोर्स. ये वही फोर्स है, या लिफ्ट फोर्स बोलिए, ड्रैग गलत हो जाएगा, रॉकेट पे वो यूज करते हैं. दिस इज द लिफ्ट फोर्स. सो दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय द प्रेशर डिफरेंस व्हेन द एरोप्लेन स्टार्ट्स. गॉट माय पॉइंट?
जब एरोप्लेन स्टार्ट होता है बच्चा लोग, तो उसी टाइम पे ये फोर्स जनरेट हो जाती है जो उसको लिफ्ट कर देती है, और वो वेलोसिटी के डिफरेंस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जनरेट होती है। एक्चुअल लॉजिक यही है एरोप्लेन के ऊपर रहने का। तनिक मात्र के लिए सोचिए कि अगर एरोप्लेन बंद हो जाए तो ये वेलोसिटी बंद हो जाएगी, लिफ्ट फोर्स बंद हो जाएगा, प्लेन नीचे आ जाएगा भाई साहब। इसीलिए खतरे की घंटी रहती है। हवाई जहाज में जब भी यात्रा करते हैं तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि साइड वाले जो विंग्स है, जो लगातार चल करके उसको रफ्तार दिए हुए है, वो बंद ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो बंद पड़ा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लिफ्ट फोर्स चला जाएगा, फिर गया, फिर तो कहानी खत्म, जय श्री राम, खत्म हो जाएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज का इक्वेशन। बहुत शानदार इक्वेशन है, प्लीज टेक अ नोट। फिर हम आगे एक और बहुत अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग। आई होप कि ये आप सुन के आपको कहानी में बड़ा मजा आया होगा। कई जगह पर मैंने देखा किताबों में प्राण निकल देते हैं, इस तरह से लिखा रहता है, बट ये आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। टड़ंग 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 टड़ंग। चलो मेरे बच्चा पार्टी, आइए आगे मिल करके पढ़ते हैं। अरे लसित मलिंगा का नाम सुना है क्या? सुना होगा ना। चलो सबका छोड़ो यार, अपने प्राउड की बात करते हैं ना यार। 2011 वर्ल्ड कप देखा था क्या? है ना। हम लोग तो तब तो क्या उस समय कि 2011 में, हाँ मेरे इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर चल रहा था, नहीं थर्ड ईयर चल रहा था, फर्स्ट से मुझे याद आज भी। तो हमारा कॉलेज जो हुआ करता था बच्चा 60 किलोमीटर दूर हुआ करता था हमारे शहर से, तो ट्रेन से आना जाना पड़ता था, बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बट क्रिकेट के बहुत दीवाने थे, खेलने के कम थे, समय नहीं मिलता था, बट देखने के बहुत दीवाने थे। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग भाई साहब माशाल्लाह। अब आजकल के जो प्लेयर हो गए वो तो बस खाली क्या बोला जाए। हाँ, क्रिकेट में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट से याद आया, अगला जो एप्लीकेशन है वो इसी पर बेस्ड है, बर्नौली के एप्लीकेशन पे ही। भारत के बहुत महान स्पिनर अनिल कुंबले, महान स्पिनर हरभजन सिंह, महान स्पिनर में से एक शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन, ये सब अपनी फिरकी से बैट्समैन को नचाते थे। आज नचाने का कारण समझेंगे बच्चा, तो कारण ये है कि बैट्समैन क्यों माथा टरक जाता है, क्योंकि बैट्समैन ने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी यार। क्या बोलते हो? अभी फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ी थी वही पता चल जाएगा, क्योंकि यार बैट्समैन को बर्नौली का इक्वेशन नहीं मालूम। अब देखो, नाचता क्यों है, वो सोचते थे कि मुथैया मुरलीधरन नचा रहा है। हाँ टेक्निक तो है। बॉल नाचती क्यों थी, लोग सोचते थे अनिल कुंबले नचा रहे हैं, बट वास्तव में यहाँ पर फिजिक्स छुपी हुई है। देखिए कैसे, फील कराता हूँ आपको। आप मान लो खुद ही मुथैया मुरलीधरन हो या अनिल कुंबले हो या जो कोई भी हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये हमारी पिच हो गई और ये बैट्समैन है, बैट पकड़ा देते हैं, अजीब तरह का बैट है, इस तरह से विराट कोहली मान लो यार, ठीक है। अब होता ये है कि जब मुथैया मुरलीधरन बॉल फेंकते हैं या अनिल कुंबले बॉल फेंकते हैं तो ये बॉल ऐसे पड़ने के बाद इधर चली जाती है, इधर चली जाती है। इसको आप कभी कभी गूगली बोलते हो, या टप्पा पड़ के इधर जाती तो आउट स्विंग बोल दोगे। वैसे ये आउट स्विंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये फास्ट बॉलर यूज़ करते हैं, उस पर भी यही लॉजिक है। आउट स्विंग और इन स्विंग होने के पीछे का रीज़न क्या है? चलिए, अब मुथैया मुरलीधरन ने जो बॉल फेंका या अनिल कुंबले ने जो बॉल फेंका, उसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, ये रहा बॉल, बराबर। बॉल ऐसे स्लो मोशन में इमेजिन करो। बॉल को थोड़ा मैं 3D में दिखाता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी घूम सकती है। मान लीजिए कि मुथैया मुरलीधरन ने जब अपनी उंगली में से बॉल को छोड़ा, तो यार बॉल उसने इस तरह से नचाया, ठीक है। सोच के देखो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी बॉल की किधर है, बॉल किधर जा रहा है, वही तो ये रहा बॉल की वेलोसिटी। एंड घूमने के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अरे आया कि नहीं आया बच्चा लोग? अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा कौन सा इक्वेशन है पता है ना? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है? क्या ये वो घूमने वाले इम्पैक्ट में जो फोर्स आता है mv²/r, वहां से मैं बोल रहा हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वहीं से है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यानी कि वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होता है हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट इधर है, तो ये रहा आपका वी आर, रेडियल वाला वेलोसिटी, आप इसे ऐसा कह दीजिए सेंट्रीपिटल वाली वेलोसिटी,
है ना, कुछ भी नाम दे दो। अच्छा, बॉल जब ऐसे घूमी वी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल कहाँ जा रहा है? बॉल अभी भी इधर ही तरफ जा रहा है भाई। ऐसा थोड़ी है कि मुतैया मुरलीधरन ने ऐसे बॉल फेंका, ऐसे घूमते घूमते घबाक, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे मुरलीधरन के पास थोड़ी बॉल आएगा यार। हाँ, बॉल घूमते घूमते जाएगी आगे ही, वापस नहीं आने वाली, घबाक, नहीं तो पता चला फेंका और सीधा अपने पे आ गया तरीकी। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे भी बॉल अभी आगे ही जा रहा है, तो ये रहा वीबी। बट बॉल ऐसे घूम रहा है, प्लीज नोट करिए, इधर ऐसे गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ आया, टेंजेंट इधर आया, तो ये वीबी है और ये आपका क्या है, वीसी है। आप जरा सोच के देखो कि जो राइट बॉल का जो राइट साइड का पोर्शन है, ये वाला राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड, मतलब 3D में आपको ऐसे इमेजिन करा रहा हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड का जो पोजीशन है बच्चों, वहाँ पे वेलोसिटी जो कि आर ओमेगा वाली वेलोसिटी है और जो कि बॉल की वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये ऐड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है। प्लीज़ नोट करें इस बात को, फील करें 2 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दें और इसको फील करें कि वाह यार मज़ा आ गया, फील आ रहा है, आनंद की अनुभूति आ रही है। तो बॉल का राइट साइड का जो पोर्शन है वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, बट जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है मेरे बच्चा, उधर बॉल इधर जाना चाहता है बट ये वाला पॉइंट इधर जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर पे वेलोसिटी घटती है। ओ हो, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बर्नौली के इक्वेशन की खास बात यही है। अच्छा, बॉल के ये पोजीशन राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला जमीन से सेम हाइट पे, तो एच एच कट जाएगा, बचेगा p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। फिर से देखो, ये रहा इक्वेशन, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है राइट साइड पे, वहां पर प्रेशर कम होगा, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। क्या राइट साइड वाले पे प्रेशर कम है? जी। क्या लेफ्ट साइड वाले पर प्रेशर ज्यादा है? यस। इसका मतलब प्रेशर के डिफरेंस ने क्या F इंटू ए जितना फोर्स लगाया? यस। क्या F इंटू ए जितने फोर्स की वजह से जैसे ही टप्पा पड़ेगा लेफ्ट की तरफ का फोर्स ज्यादा, अरे प्रेशर ज्यादा है, तो टप्पा पड़ते ही बॉल इधर जाएगी, बैट्समैन को चकमा देगी बच्चा, उसका नाम दे दोगे तुम इन स्विंग। बॉल को ऐसे नचा करके छोड़े बॉलर, आउट स्विंग। दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो जिस भी बच्चे ने एकदम फील के साथ ये बात समझी है ना, उसको आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। और जिस बच्चे ने ध्यान से सुना ही नहीं, बस देखने के लिए कर रहा है, बस देख लिया, उसके लिए फिजिक्स टफ हो जाएगी। इसलिए फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करना है तो मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुने। Learn the physics by clearing the concept of it. Day will come in your life when you realize that you are in ishq मोहब्बत with the subject. तब दुनिया में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी मेरे लाल। इसी बात पे इसको उतार, आगे सिखाता हूँ तूफान के समय घर कैसे उड़ जाते हैं, और भी आनंद आएगा। उतारिए इस चीज़ को भी, उतारिए उतारिए उतारिए। तारी माटी, तारी माटी में मरी जावा इज द गुजराती वर्जन ऑफ तेरी मिट्टी में मर जावा सॉन्ग। इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, बहुत ही शानदार, दिल खुश हो जाता है ऐसा सॉन्ग सुन करके, है ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर 2 था। अब एप्लीकेशन नंबर 3 पर आ जाओ। अरे किस पे आ जाओ, एप्लीकेशन नंबर 3 पर आते हैं बच्चा पार्टी। चलिए, हाँ, ये स्पिनिंग इफेक्ट लिख दीजिएगा, या फिर मैग्नस इफेक्ट भी इस चीज़ को कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, क्रिकेट वाला। तीसरा, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि तूफान जहाँ पर बहुत आते हैं, मेरा घर थोड़ा ख़राब बनेगा, चला लेना आप लोग। भाई ये मेरा घर है, मतलब इमेजिन कर लो यार, इतना अच्छा डायग्राम भाई बना लेता हूँ ठीक ठाक। अरे बचपन में पहले होता था ना, हम लोग को पढ़ने के लिए आता था चित्रकला, तो ज़्यादातर लोग घर ही बनाते थे इस तरह का घर बनाते थे। घर कम मंदिर ज़्यादा लग रहा है, क्या बोलते हो यार? है, अरे ठीक है ना, समझ गया ना बच्चा लोग, ये आगे का पोर्शन है। अच्छा ऐसे दिखाऊं? हाँ अब देखो 3D में दिखा, क्या बात है, ये बात है, अब दिखा 3D में। चलिए, तो ये हम खड़े हैं भाई साहब, हम ही खड़े हैं, उतार लो हमारे सर पे से ही छत गिरा दो भाई साहब, और क्या।
अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बच्चा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बाबा एसएसपी खड़े हैं, अचानक बहुत तेजी से तूफान आया, वही बवंडर तूफान। क्या आ गया बच्चा लोग? बवंडर। बहुत तेजी से तूफान आया। बहुत तेजी से तूफान आने की वजह से क्या हुआ मेरे लाल, कि ये जो सरफेस है, जो छत है, छत, अब ऐसा नहीं है सर आपने तो बोला था छत उड़ जाते हैं, सर हमारा तो घर जो है पक्का मकान है भाई साहब, कहाँ से उड़े? अरे जो वो पतरे की शीट वगैरह होती है ना यार, वो उड़ती है। ऐसा नहीं कि पूरा घर का घर ही उड़ जाए, जो ऊपर की रूफ होती है ना, जो शीट की बनी होती है, वो उड़ता है भाई। ऐसा नहीं कि पता चला सर हम तो 9th माले पे बैठे हुए हैं, 10th माले पे, सर हमारा तो नहीं उड़ता, इतनी तेज हवा आती है। बर्नूली गलत है सर, ठीक है, लॉजिक है। अच्छा, तो जब यहाँ से हवा आया तो सोचो कि ये हाइट के कंपैरिजन में, ये हाइट के कंपैरिजन में क्या ये नेग्लिजिबल है? आंसर है यस। तो ये दोनों हाइट हम सेम मानेंगे, बॉटम पार्ट और अपर पार्ट। अपर पार्ट पे हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं, वेलोसिटी ज़्यादा है, सिंपल सी बात, प्रेशर कम होगा। नीचे वाले पोर्शन पे हवाएं उतनी नहीं चलती क्योंकि आप घर के अंदर हो, बाहर से हवा जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। हो गया काम खत्म। ये नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, तो P में डिफरेंस आया। ये प्रेशर डिफरेंस बेसिकली फोर्स इनटू एरिया प्रोड्यूस कर देगा। एरिया इस रूफ की एरिया, जैसे विंग्स में जो जहाज वाला था उसमें भी एरिया, बॉल वाले में बॉल की एरिया, इज इक्वल टू बच्चों ρ/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट f? आंसर है यस। और जैसे ही हम लोग ये f कैलकुलेट कर लेंगे ना बच्चा लोग, तो यही f जो है वो ड्रैग लिफ्ट फोर्स कहलाता है। और फिर आप देखोगे कि ये धबाक करके जो है आसमान में उड़ने लगेगा, उसके बाद हवाएं जो है उसको बाहर फेंकते हुए लेके चली जाएंगी। ये होता है बर्नौली की इक्वेशंस के कुछ खास एप्लीकेशंस। एक और एप्लीकेशन है, परफ्यूम वगैरह आप मारते ही हो, उसमें क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं वो जो होता है, हाँ ठीक है ना, उसमें भी यही होता है, जब प्रेस करते हैं प्रेशर का डिफरेंस आता है, वो लिफ्ट होता है, ऊपर चढ़ता है, फिर झपाक करके हवा मार देती है उसको, तो वो बाहर निकलता है। स्प्रे करके कुछ उसको बोलते हैं ना, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं पता, स्प्रे जो भी है, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हो गए बेसिक डेली लाइफ के एग्जांपल्स। अब हम आगे जो सीखेंगे वो बहुत ही शानदार है, जिसको कहते हैं वेंचुरी मीटर। बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चर्चा करेंगे वेंचुरी पे। किस पे चर्चा करेंगे बच्चा लोग? वेंचुरी पे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस बच्चा, तो हम सीखेंगे वेंचुरी मीटर, एक और एप्लीकेशन, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, नाम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेंचुरी मीटर क्या है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर बेसिकली ना एक डिवाइस है, ये आपकी फिजिक्स लैब में रहती है। इसका काम क्या होता है? तो ये यूज किया जाता है, यूज टू गेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना। ये फ्लूइड की वेलोसिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक डिवाइस है, बिल्कुल छोटा सा होता है, घबराइए मत, पाइप जैसा होता है। मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू भी आपको इसकी कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसका डायग्राम देखते हैं कि किस तरह का ये होता है ना। चलिए देखिए, ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसा, इस तरह का एक ट्यूब होता है बच्चा, यहां पे एक ओपनिंग होती है और यहां पर भी ना एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब खुला हुआ सिरा है। अब होता यह है कि जिस भी ट्यूब से पानी का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड बह रही है, उस ट्यूब के अंदर इसको डालते हैं, उस ट्यूब के अंदर ऐसे डाल देते हैं। जैसे पानी बाहर भी निकल रहा है ना, तो बाहर भी निकल रहा है, तो उसके ये यहाँ से पानी ऐसे आ रहा है, तो उसके मुंह के पास इसको ला करके रख देंगे, तो होगा क्या, पानी धबाक से इसके अंदर जाएगा। अब देखिए क्या ज़बरदस्त फिजिक्स है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। तो ये वाटर का फ्लो है, ये आपका वाटर का फ्लो है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, और फिर ये ऐसे बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का फ्लो, राइट। चलिए, ये भी बात हो गई, क्योंकि साफ साफ डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो सेक्शन है इसकी एरिया अलग है और ये जो सेक्शन है इसकी एरिया अलग है।
ये जो नैरो सेक्शन है ना, सकरा भाग, इसको थ्रॉट बोलते हैं। थ्रॉट गला, गले का सेक्शन, मतलब छोटा सा सकरा सा भाग है, ये थ्रॉट सेक्शन है। इसकी एरिया को कंसिडर कर लेते हैं चलिए A2, और इसकी एरिया को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बच्चा लोग A1। जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये बात तो तय है। तो इस सेक्शन के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा है और इस सेक्शन के अंदर वेलोसिटी कम है। गॉट माई पॉइंट? यहाँ पर मैं V1 लिख देता हूँ क्योंकि इसकी एरिया क्या है, ज़्यादा। ये कैसे हुआ? ये हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सहायता से। इजिली वी कैन से एरिया इज वेरी स्मॉल, velocity must be high. Area is high, the velocity must be, area is big, area is greater than that condition, so the velocity will be low. Okay sir, ये बात तो समझ में आ गई। Now we have area, that means we have velocity, and at the same time we can also get the relation of pressure। ये देखिए, मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये किया गया, देखा गया कि जब पानी की बौछार या पूरा का पानी का जो पूरा का पूरा बहाव है बच्चा लोग, जब वो इसके अंदर एंट्री मारता है तो यहाँ पर कुछ वाटर ऊपर चढ़ा और यहाँ पर भी कुछ वाटर ऊपर चढ़ा। देखा गया कि इसमें जो पानी चढ़ी वो कुछ इतना चढ़ी और इसमें जो पानी चढ़ी वो कुछ इतनी ही चढ़ी। क्या दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है? दोनों ही ट्यूब में प्रेशर का डिफरेंस है, क्योंकि अगर प्रेशर सेम होता तो दोनों सेम हाइट तक चढ़ते। हाइट पे चढ़े ये तय है, बट एक ने ज़्यादा हाइट, एक ने कम हाइट। ऐसा भी क्यों हुआ? तो अब आइए इस चीज़ को हम बर्नौली के इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर भी आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो। हमेशा बॉटम पॉइंट को लें जिससे सब कवर हो जाए। कोई भी ले सकते हैं जिसमें अकल लगानी होती है। रेफरेंस लीजिए, ये मेरा रेफरेंस है, मतलब यहाँ से मैं हाइट कंसिडर करना चाहता हूँ। तो एक तो मेरे लिए ये एक पॉइंट है और मेरे लिए ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी V2 है। एक पॉइंट और दो पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज ऑन द सेम हाइट, बिकॉज यही रेफरेंस है। मैं यहाँ से हाइट मेजर करना चाहता हूँ, दोनों सेम हाइट पे हैं, इसलिए इनका h 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वी नो दैट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। देखिए क्या कट रहा है, Y1 एंड Y2 इज गोइंग टू बी कैंसिल। वाई? बिकॉज दोनों सेम है, सेम हाइट पे, नॉट सेम बट दोनों सेम हाइट पे। अच्छा, अब ये इक्वेशन आया P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। Can we consider this equation again as P plus half rho V square is equal to constant? Yes. सोचिए, अगर V1 की वैल्यू कम है तो प्रेशर मस्ट बी हाई, एंड V2 की वैल्यू ज़्यादा है, प्रेशर मस्ट बी लो। बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर, here water rises little greater or little high than this portion, because in this section the pressure is very low and here the pressure is very high, and because of that there is the condition कि एक में ज़्यादा चढ़ा है और एक में कम चढ़ा है। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए, हम सब ये पढ़ भी चुके हैं कि अगर इन दोनों के बीच में अगर ये h हाइट है और सपोज इस पे प्रेशर हमने P1 लिया, इस पे हमने प्रेशर P2 लिया, या पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 लो या पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 लो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि P1 माइनस P2 मस्ट बी इक्वल टू रो जी एच। दैट इज ऑल अबाउट प्रेशर का डिफरेंस। गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? क्या चमचम चमकीला बच्चा पार्टी? तो ये इक्वेशन आपके सामने मैंने रखा अभी तक। अब चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आपका ऐसा बन जाता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डन? ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ रहा है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, मेन टास्क क्या था? वेंचुरीमीटर का मेन टास्क है यूज टू गेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालने के लिए। तो या तो आप V1 कैलकुलेट कर लो
या तो आप v2 कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है। हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया इस तरह से, तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी क्या है। तो अब क्या करें, तो ये देखिए जो p1 माइनस p2 है ये तो रो जी एच के बराबर है, दैट इज रो बाई टू v2 स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन को कुछ कर ही नहीं सकता बिकॉज इसमें v2 और v1 दोनों ही वेरिएबल हैं। तो अब मेरे पास एक ही सहारा बचता है, जिस सहारे का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए आइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आप आओगे बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। लेट्स सपोज अगर मैं v1 को सब्जेक्ट बनाऊं तो नाउ इट कम्स a2 v2 अपॉन में a1। हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लेट्स सी द इक्वेशन नंबर 1। हियर वी हैव रो जी एच इज इक्वल टू रो बाई टू, तो रो से रो तो कैंसिल ही हो जाएगा, एंड देन v2 का स्क्वायर, v2 एज इट इज v2 का स्क्वायर माइनस वी हैव v1 का स्क्वायर, और v1 का स्क्वायर है a2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर। ग्रेट, सी दैट कॉमन v2 का स्क्वायर, रो इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, सो 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर 1 माइनस a2 स्क्वायर upon a1 square. Good job. We are almost about the edge of the answer. So v2 is equal to under root of 2gh upon 1 minus a2 square upon बच्चा a1 का square. 1 minus a2 square upon a1 का square. क्या यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई है? Yes. So ये क्या निकल गया? ये आपका v2 निकल गया। क्या इसी तरह से आप यहाँ v2 सब्जेक्ट बना के v1 भी निकाल सकते थे? ओनली डिफरेंस यहाँ पे a1 और नीचे क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी निकल गई, ये आपका मेन टास्क था। ये आपका क्या था? मेन टास्क था। कभी कभी क्या होता है, वेंचुरी मीटर के इस इक्वेशन का यूज करके ना रेट ऑफ फ्लो पूछ लिया जाता है। एडवांस की अगर मैं बात करूँ, मैं हमेशा कहा हूँ कि मेरे लेक्चर स्टार्टिंग के 25 मिनट 30 मिनट तक जेईई मेंस रहते हैं, बट उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डेप्थ तक लेके जाता हूँ, फिर वो लास्ट के 30 मिनट एडवांस लेवल पर चर्चा होती रहती है। तो रेट ऑफ फ्लो अगर आपको निकालना है तो याद करिए मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स a इंटू वी। एक अगर आप a1 लेते हो v1 लेते हो, या आप इसे a2 v2 लेते हो, या आपका रेट ऑफ फ्लो भी दे देगा। तो ये है हमारा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, और यू कैन से द शेक पाइप। इट इज अ काइंड ऑफ pipe, or it is it has two different section. One is having different area, different velocity, different pressure, and another having different area, different pressure, different velocity, and because of that condition we can actually use the Bernoulli's equation to get the value of velocity of the fluid. चलिए तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी अब हम सीखने वाले हैं। प्लीज़ नोट करिए इसको। ओके बच्चा लोग, सो बर्नौली की इक्वेशन के एप्लीकेशन में बॉल को घुमा कर फेंक दिया हमने। फिर हमने ये देख लिया कि कैसे बवंडर आता है या फिर तूफान आता है तो कैसे घर की जो छत होती है वो ऊपर चली जाती है। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि एरोप्लेन जब लिफ्ट अप होता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वेंचुरी मीटर भी देख लिया। और आइए और कुछ बातें करते हैं इसी वेंचुरी मीटर के एप्लीकेशंस पर। अब कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है खाली ये, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इफ्लक्स जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। क्या मतलब होता है बच्चा इसका, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है कि जैसे बकेट यार बहुत चल रहा है इस चैप्टर में। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स से तो बकेट तो चलेगा ही ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये टैंक है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, वह एकदम मस्त सुंदर सा पानी भरा हुआ है। सोचो यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है, छोटा सा होल। इस छोटे से होल से क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जेट ऑफ द वाटर, पानी की जो धार है वो बाहर निकलेगी, उइया, और यहाँ कहीं पर आकर के गिर जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है ना बच्चा, इसको बोलते हैं रेंज। मैं इसमें पूरी पीएचडी कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रेंज। अच्छा, मान लो कि ये जो पानी की हाइट थी वो पूरी की पूरी हाइट है कैपिटल H,
और ये जो होल है वो टॉप पॉइंट से h जितने डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हो गया h माइनस में h। इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं। सवाल हमारा यही है कि जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकल रहा है यहाँ से, उसकी स्पीड क्या है, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एज वेल एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। टू फाइंड दैट वैल्यू we will use the equation of Bernoulli very carefully. To use the equation of Bernoulli, always you have to decide a reference point from where you always take a height, and reference always इस तरह से ले कि कोई एक जीरो हो जाए या बॉटम पे होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो ये हाइट भी मेरे को पता चल जा रहा है, ये भी हाइट मेरे को पता चल जा रहा है, बट मेरे को है कि मैं कोई एक हाइट को जीरो कर दूँ ताकि सवाल आसान हो जाए। जब आप जो लिखते हैं रो जी वाई वन इज इक्वल टू रो जी वाई टू, अगर देखो मैं यहाँ से लूँगा तो मेरे लिए वाई वन ये है, नहीं ये एक पॉइंट होगा। अगर आप ये एक पॉइंट लेते हो और ये पॉइंट लेते हो तो यहाँ पॉइंट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उद्देश्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वेलोसिटी कहाँ फाइंड करना चाहते हो, जो पानी बाहर आ रहा है, पानी यहाँ से बाहर आ रहा है ना, तो आप तो यहीं पे पॉइंट लोगे, यहीं की वेलोसिटी चाहिए। अरे यहाँ लेने का क्या मतलब यार, वहाँ से पानी थोड़ी बाहर आ रहा है ना। तो जहाँ पर होल है, सवाल देख करके आइडिया आ जाता है, और इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है और कुछ नहीं। घबराइए मत, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत होती है, आसानी से चीज़ें अपने आप आने लग जाती हैं। तो हमने जो है हमारा ये बच्चा लोग रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। तो अगर ये रेफरेंस मान लूँ, पॉइंट भी मान लेते हैं कहाँ पर मैं बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। ये पॉइंट नंबर 2 जो बाहर निकल रहा है, और ये पॉइंट नंबर 1। ओ हो। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो कि ये जो पॉइंट 1 है, क्या पॉइंट 1 पे क्रॉस सेक्शन एरिया कंपैरिजन टू पॉइंट 2 बहुत ज़्यादा है? ये बात, जहां एरिया बहुत ज़्यादा होगा वेलोसिटी बहुत कम होगी। इमेजिन करिए एक बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, बाल्टी के किसी बीच वाले पॉइंट पे थोड़ा सा पानी बाहर निकल रहा है, तो जो पानी खाली होती है ना, पानी के ऊपर का जो सरफेस होता है वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है। अरे इतना धीरे कि पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके एरिया बहुत ज़्यादा है। एरिया बहुत ज़्यादा है तो हम रफ्तार को बहुत कम मानेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ के पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है, और यहाँ की पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। कंफर्म? ठीक, ये भी बात समझ में आ गया। अब प्रेशर की बात करते हैं। क्या पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है? बिल्कुल। क्या पॉइंट 2 से जो पानी बाहर निकल रहा है वो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है? बिल्कुल। अब लगा दीजिए बच्चा इसके अंदर कौन सा इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए तो बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करते हैं, फिट बिठाते हैं इसमें। क्या होता है बर्नौली का इक्वेशन? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2। ध्यान से देखिए, ध्यान से, बिल्कुल घबराए मत। क्या Y2 इसी काली वाली डैश डैश पर ही है? तो 2 वाला पॉइंट काली वाली पॉइंट डैश डैश पर ही होने की वजह से देयर इज नो हाइट, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। V2 इज अवर टास्क, P2 इज इक्वल्स टू P नॉट एंड P1 इज इक्वल्स टू P नॉट। तो P1 से P2 कटीला बच्चा लोग, तो क्या बचीला? ध्यान से देखिए, तो ये भी हमारा 0 है ना, क्योंकि बहुत धीरे चल रहा है। अरे तो बच क्या गया? अरे तो बच क्या गया? ये बच गया रो GY1, मतलब ये हाइट h। अच्छा पॉजिटिव आएगा क्योंकि रेफरेंस हाइट से ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू बच्चों 1/2 रो V2 स्क्वायर। अरे गजब, यानी क्या V2 बराबर आ गया अंडर रूट में 2GH। ओ हो। सोचने पर पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन की ही तो देन है। 2AD इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये 0 होगा तो V बराबर में अंडर रूट 2GD की जगह पर H होगा। इसे बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसेली, तो कभी कभी इसे टॉरिसेलीज लॉ भी कहते हैं इस चीज़ को। अब आप ये जो समझ रहे हैं पहले से समझ चुके हैं, ये जो आपने समझा V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, इसका रोल समझें। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये जेई में, मल्टीपल टाइम्स ये नीट में, अभी मैं इसका एडवांस लेवल वर्जन बताऊंगा। ये तो हो गया आपका जेई लेवल, यहाँ पर इस लेक्चर का खत्म हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है। जो H है ना बच्चा इस इक्वेशन में, वो टॉप पॉइंट से है, नॉट फ्रॉम द बॉटम पॉइंट। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। कभी आपको ये वो क्वेश्चन देगा कि टंकी में पानी 40 मीटर तक भरा हुआ है, 20 मीटर हाइट नीचे से है, तो बताइए रफ्तार क्या होगी? बच्चा खुशी खुशी में अंडर रूट 2G इंटू 20 कर देगा। गलत हो गया, 20 नहीं करना है, 40 मीटर बोला था, 50 मीटर है मान लो, यहाँ पर 20 है,
वो 20 कर देगा तो गलत हो जाएगा। 2GH, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H इन दिस क्वेश्चन? 30, 100% 30 होगा। कितना होगा? 100% 30 होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो H है वो कहाँ से कंसिडर करा है? टॉप सरफेस से, तो टॉप सरफेस से हमारा H होगा। और ये किस लिए यूज़ होता है? ऐसे सवालों के अंदर जहाँ से पानी जो है बाहर निकल रहा है, किसी कंटेनर में से पानी बाहर जा रहा है, हमें बस ये पता चल जाए कि उस कंटेनर में वो होल की पोजीशन कहाँ है टॉप पॉइंट से। वंस यू गेट द हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस, इजिली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। दैट्स इट बच्चा। अब इसकी कुछ और बातें करते हैं। एडवांस लेवल में ये पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, और यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय दैट स्टीम ऑफ द वाटर और द जेट ऑफ द वाटर। अच्छा, रेंज निकालना है। ओहो हो, तो क्या ये हमारे लिए SY है? डिस्प्लेसमेंट, यहाँ की जो जेट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? Y, ये वाली H माइनस H। तो अगेन वी विल यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। देखिए कैसे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चा? काइनेमेटिक इक्वेशन। और वो भी कौन सा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट एज इज डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल अगर हमेशा इनिशियल से नीचे होगा तो आप उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसलिए ये आया माइनस में H माइनस H। अच्छा, इनिशियल तो 0 है, फिर 1/2 एक्सीलरेशन माइनस होता ही है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सीलरेशन सर नीचे आ रहा है तो प्लस, वो जो आप रटे वो गलत है। रटना मतलब आपने रटा ही होगा कि एक्सीलरेशन नीचे जाए तो प्लस, ऊपर जाए तो माइनस। ऐसा नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सीलरेशन हमेशा -G होता है, परिवर्तन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आता है। अगर आपका फाइनल पोजीशन पार्टिकल का इनिशियल से नीचे है तो टेक इट माइनस सी, मैंने -H माइनस H लिखा है। और आप जिस मेथड से याद किए हुए हैं उससे कभी कभी गलत हो जाते हैं। जब पैराशूट वाले क्वेश्चन आते हैं या हवाई जहाज से किसी पत्थर को ड्रॉप करते हैं तब बड़ी तकलीफ आती है, इसलिए इनको अच्छे से सीखें। ठीक, तो ये कट गया। तो ये आपका आता है H माइनस H इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो T बराबर कितना आया? T बराबर आ गया 2 H माइनस H अपॉन में G। क्या ये वो टाइम है जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया? हाँ, ये वो टाइम है जहाँ पर ये हवा में था ये, या फिर स्ट्राइक करा ज़मीन को। अच्छा, अगर मुझे रेंज चाहिए, क्या दिस इज X डिस्प्लेसमेंट? हाँ, तो अब हमें लिखेंगे S इज इक्वल टू अगेन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर X मेरे लिए रेंज है तो UX क्या हुआ? UX दैट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और वो कितनी है? हाँ सही है। तो अंडर रूट में 2GH एंड देन इंटू T। AX क्या होगा? एक्सीलरेशन इन X डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। अरे X डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन होता है क्या? ग्रेविटी थोड़ी ना होती, ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं यार। सिंपल सी लॉजिक है। या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम समझो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम समझो। काइनेमेटिक इक्वेशन का सही यूज आना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से और इसको कर भी पाएंगे। और बेझिझक होकर के कमेंट करना अगर कोई भी तकलीफ, समस्या, समाधान, बाबा SSP हमेशा यहाँ पर है। अच्छा, तो रेंज बराबर आया मेरे बच्चों 2GH इंटू T। और T की वैल्यू कहाँ है? कहाँ है? ये रहा, अंडर रूट 2H माइनस H अपॉन में G। देखिए सब कट जाएगा, G से G कट रहा है। 2 इंटू 2 4 होता है, तो बाहर चला जाएगा। 2 इंटू 2 4 यानी कि 2 एंड यस वी हैव H एंड देन H माइनस H। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाए बच्चा क्वेश्चन के अंदर कि वो जो होल किया हुआ है, वो जो होल किया हुआ है उसका पोजीशन कहाँ पर है कंटेनर में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो बिना किसी तकलीफ के। अब मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, और वीडियो को थोड़ा रोक भी लेना जब मैं सवाल पूरा कर लूँ। तो ये आपका कंटेनर था, राइट? मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा हाइट है पानी का वो 6 मीटर का है। एक होल मैं यहां करूं ऊपर से ठीक 2 मीटर पे, और एक होल मैं यहां करूं ऊपर से ठीक 4 मीटर पे।
तो आप मुझे बताएं कि ये जो 2 से निकलने वाली रेंज है, 2 मीटर पे जो होल है और जो 4 मीटर पे वो होल है, क्या वो दोनों रेंज, ये R2 और ये आपका R1 विल बी सेम और इट विल बी डिफरेंट? प्लीज़ वीडियो को रोकें और खुद से प्रयास करें। तब तक हम थोड़ा जलपान पानी की आवश्यकता होती है। वीडियो को रोक दीजिए और सोचिए कि सर ने, पहले इसको फील करो यार, मैंने क्या बोला। इफ़ आई चेंज द पोजिशन ऑफ द होल फ्रॉम द टॉप पॉइंट और फ्रॉम द बॉटम पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? दैट रेंज इज गोइंग टू डिफरेंट और इट रिमेन्स सेम? सोच समझ के बताना। सोच समझ के बताइए बच्चा, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताइए बच्चा, बिना सोचे समझे नहीं। आ जाओ लॉजिक पे, आ जाओ लॉजिक पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? लॉजिक पे। देखिए, अगर मैं R1 की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 अंडर रूट h माइनस h की वैल्यू है 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, तो यह आया 2 अंडर रूट में 8। एंड R2 की बात करूं तो 2 अंडर रूट h, that is 4, and then this one is h minus h, it is 2। क्या ये डिफरेंट आया? दिस इज फिजिक्स एंड दिस इज एडवांस। दिस इज द कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट की डिलीवरी और कॉन्सेप्ट के अंदर के कॉन्सेप्ट को निकाल के बाहर फेंक देना। एडवांस आपके साथ ऐसे ही करता है हर बार। घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और बाबा एसएसपी यहाँ पर बैठा हुआ है आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कराने के लिए। क्या आप समझे इस चीज़ से? इस चीज़ से हमको ये समझ में आया कि अगर हम कंटेनर के होल के पोजीशन को चेंज करें तो भी रेंज नहीं बदलता है। रेंज जितना होना होगा वो आएगा। गॉट माय पॉइंट? आप पोजीशन कहीं पे भी चेंज करो यार, हर बार रेंज यही आएगा जो एक्चुअल वैल्यू दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप इसको नोट करें अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से। फिर अब हम आगे ये भी बात करेंगे कि इस रेंज को मैक्सिमम करने के लिए होल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। what will be the value of h so that to get the maximum range, please take a note। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए आइए, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ रही है, मजा आ रहा है सर जी। मास्टर की आवाज़ पे मत जाओ। अरे वाह, मास्टर की आवाज़ की कॉपी करते हो तुम लोग? हाँ मास्टर ऋतिक रोशन की भी आवाज़ें पढ़ा सकते है ना? बोलो बोलो। देख बच्चा, अब मुझे रेंज को क्या करने का है? मैक्सिमम करने का है। रेंज को मैक्सिमम करने के लिए इक्वेशन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, थोड़ी मैथ्स आएगी इसके अंदर। हाउ टू गेट द मैक्सिमम रेंज, ये कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। maximum range. To get the value of maximum range, observe the equation of R. Can I write R square is equal to 4h h minus h? Yes, इसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम हमेशा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इक्वल्स टू 0। ये बात अपने मन मंदिर में बसाइए, जीवन काल के अंत समय तक। मैथ्स में सीखेंगे आप हाउ टू गेट दी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सिंपल, इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ऑब्जर्व द वेरिएबल फैक्टर and differentiate that equation with respect to that variable factor exactly equals to 0, you will get your answer। क्या बोला उसको हिंदी में बोल देता हूं। अगर मुझे इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में पहले ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें कौन सा टर्म्स वेरी कर रहा है। क्या कैपिटल एच वेरी कर रहा है? नहीं, कैपिटल एच एज इट इज है। हाइट एच वेरी कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप होल कहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आई विल डू dr का स्क्वायर अपॉन में dh इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। आप r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
और ये प्रोडक्ट है बच्चा, ये क्या है, प्रोडक्ट है 2 नंबर का। तो पहले हम H4 तो 0 हो गया, H को एज इट इज रखते हैं और H माइनस H का करते हैं। जब आप, अच्छा इसको थोड़ा और ओपन कर लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। D अपॉन में DH R स्क्वायर, कैन आई राइट 4H कैपिटल H माइनस 4H स्क्वायर, ये S इक्वल्स टू 0। अब देखो आप यहाँ करने जाओगे तो ये 4H हो गया क्योंकि H तो ख़त्म हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ करने जाओगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, 16H इज इक्वल टू 0, 16 नहीं यार 8H इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आया 4H इज इक्वल टू 8H, इसलिए H इज इक्वल टू कैपिटल H/2। गजब। जैसे ही तुम्हारा होल एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट ऑफ द वाटर लेवल का आधा होगा, उस जगह पर जो पानी की धार है, आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं कि वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो आइए देखिए, अगर मैं वो मैक्सिमम रेंज निकालने जाऊं बच्चा, H बराबर कैपिटल H/2 रख के, तो यहाँ रख देते हैं ना, क्या बुराई है, स्मॉल h इज H/2, राइट, एंड देन कैपिटल H माइनस H/2, तो ये आ गया 2, ठीक, H माइनस H/2 दैट इज H स्क्वायर बाई 4, सो यह है H/2 इंटू 2 यानी कि H। ओ हो। तो जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है वो जितना लेवल पानी का है उतना ही तो हो सकता है भाई। अरे उससे ज़्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं, उससे ज़्यादा ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैक्सिमम रेंज अगर पूछ ले अपने को आता है, अपने को ये पूछ ले कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं होल का रेंज बदलेगा, अपने को आता है, और यहाँ तक कि अपने को ये भी पूछ ले कि बताइए वो रेंज कितना है, तो भी अपने को आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चा, यू मस्ट प्रैक्टिस अ प्रॉब्लम। इस तरह से प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील करना स्टार्ट करिए। नाउ प्लीज़ उतारिए इसको नोटबुक में, फिर आगे हम एक और अच्छी चीज़ आपको इसके अंदर सिखाते हैं। बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही खास बात है, आपको मज़ा आएगा। एक एग्जाम्पल के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए उतारिए, आइए मिलकर के एक मस्त बर्नौली के इक्वेशंस का यूज़ करते हुए, जो हमने वेंचुरीमीटर पढ़ा है ना, तो वेंचुरीमीटर का एक एग्जांपल लेते हैं, और हमारी अगली जो क्लास के अंदर होगी वो और भी वैरायटी के एग्जांपल्स देखते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल ये आपका लगातार होते जा रहा है बच्चा लोग। तो बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाया जा चुका है। कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छे से, जो भी बच्चे ध्यान से सुने हैं उनको कोई भी नहीं रोक सकता फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आग लगाने से। नॉट ऑन दैट सेंस ऑफ कि आग असलियत में लगा दो। चलिए अब मेरी आवाज़ आप तक जरूर पहुँचेगी, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ नोट भी करते जाइएगा। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इस तरह से दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दे रखा है। वो इसे हॉरिजॉन्टल इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसा है। फिर साथ ही साथ बच्चा यहाँ पर एक होल है, जैसा वेंचुरीमीटर में होता है नॉर्मली, और यहाँ से भी एक ओपनिंग गई है, और दूसरी जो ओपनिंग है वो आई थिंक हाँ बॉटम पे है, यहाँ पे इस तरह से, इधर A लिखा गया है, इधर B लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से ट्यूब है। If the difference of height of water column in the vertical tube is 2 cm and the area of cross section at A and B is 4 cm square and 2 cm square। पहली खास बात, काइंड ऑफ वेंचुरीमीटर है, तो आपसे कहता है कि भाई इसमें पानी इतना चढ़ा होगा, इसमें पानी इतना चढ़ा होगा, पानी इस तरह से बह रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। इसकी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस पोर्शन की, ठीक है, ये वाले पोर्शन की 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आगे, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस एनी सेक्शन। तो आपसे ये सवाल करता है कि बताइए वाटर का फ्लो रेट क्या होगा। आपको मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है कि बच्चा जब भी आपको रेट पूछता है तो वो वॉल्यूम पर सेकंड पूछ रहा है, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर आप चाहो तो A1 आपके पास में है, अगर आप V1 निकाल लो तो भी आपका आंसर है, आप चाहो A2 निकाल लो, V2 निकाल लो तो भी आपका आंसर है। क्या A1 V1 और A2 V2 चेंज होगा? कभी भी नहीं।
क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगा। तो अगर आप यहाँ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहे हो, वेलोसिटी कम आएगी इसके कंपैरिजन में, यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया जो है बहुत कम है। तो हम क्या करें, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, हाइट का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो अच्छी बात तो यही होगी कि हम बर्नौली की इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। ये इक्वेशन हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे, अपने को चाहिए बच्चा वेलोसिटी में रिलेशन, अपने को चाहिए बच्चा वेलोसिटी में रिलेशन। क्या Y1 और Y2 सिलेक्ट करने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस हमेशा ऐसे लो कि ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। यहीं पे मैं 0.1 मान रहा हूँ, यहीं पे मैं 0.2 मान रहा हूँ, तो दोनों के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1 और 2 इसी रेफरेंस लाइन पर आ गए, तो ये कैंसल आउट हो गया। सो नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। ओ हो, कैन वी राइट दिस P1 माइनस P2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो GH। सो मेनी टाइम्स वी हैव लर्न दिस, बहुत बार सीखा है। प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G एंड H। ग्रेट, नाउ वी हैव रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर, रो से रो भी कट जाएगा, आपके पास में H है, G आपको पता है, V2 और V1 नहीं पता है। तो अब आप यहां पर एक और गेम खेल सकते हैं, यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाने के लिए A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। कैन आई मेक V1 सब्जेक्ट? आंसर इज यस। सिंपली बच्चा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये उठा के आप यहां रख दो। जैसे आप ये वाली वैल्यू यहां पर उठा के रखोगे, क्या आपको V1 आपने सब्जेक्ट बनाया है तो बच्चा आपको V2 मिल जाएगा, यस और नो मेरे लाल। अगर आपके पास में V1 आ गया तो आप यहां रख दोगे तो आपको इक्वेशन 1 से V2 निकल जाएगा। अरे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना। तो गेट द वैल्यू ऑफ V2, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ V2, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ V2 easily बच्चा, easily I am telling you the reality, easily बच्चा you can multiply this A2 and V2 to get the rate flow of the rate of the liquid or the fluid which is passing through this cross section. This is the question from GE 1987. Yes, it's done. So बच्चा क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। क्या पेन देवता तुम गिर जा रहे हो यार, हाँ ठीक है, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि आपके सारे डाउट जो हो चुके हैं बच्चा लोग वो क्लियर हो चुके हैं। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चा पार्टी है वो बताएं कि उन्हें फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत हुआ या नहीं। सो आई होप बच्चा सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप बेझिझक होकर के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको रिप्लाई वहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी क्षेत्र में डाउट आता है, आपके पास एक बहुत अच्छा माध्यम है, उस माध्यम की सहायता से आप आसानी से अपने डाउट्स को जो है ईजिली सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसके लिए आपको करना बस ये है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फ्री में है बच्चा, उसका आप आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर, बहुत जल्दी मिलेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। थैंक यू सो मच।